हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली हम ग्रेविटेशन के लेक्चर से जुड़े हुए थे और आपके लिए लेक्चर 1 में आपने क्या स्टडी किया था? तो लेक्चर 1 में आप स्टडी किए थे केप्लर्स लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। लेक्चर 2 में हम आपके लिए लेकर आए थे लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हमारा लेक्चर 3 है, तो हम अपने लेक्चर 3 में आते हैं। लेक्चर 3 का नाम में हम लेक्चर 3 में एक्चुअली हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत लोग 9th क्लास में इसको आप स्टडी कीजिएगा, लेकिन ये बेसिक है जिसको हमको लेके चलना है। इसके बिना मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो तो आप परिचित ही हैं, मैं एसके रेहानी और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेहानी फिजिक्स। थैंक यू। आते हैं इनमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं। फिर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन मतलब क्या? वेरिएशन नाम से ये डिटरमाइन हो रहा है भाई वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट अलग अलग एकदम वेरिएशन हो रहा है। इन सारी चीज में भिन्नता आ रही है। कब कब हमारा जी का मान मतलब वैरी करेगा, कब चेंज करेगा, ये सब चीज को स्टडी करना है। तीसरी बात, हम एच हाइट पे जाएंगे तो हमारे जी का मान क्या होगा। हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारे जी का मान क्या होगा। हम पृथ्वी के, चूंकि हमारा पृथ्वी कंप्लीट स्फीयर नहीं है, तो पृथ्वी के इक्वेटर और पोल पे जाने पे जी का मान होगा। इन सारी चीज को हम स्टडी करेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट। लिखा हुआ आपके सामने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सोचिए 9th क्लास में आप स्टडी किए थे। तो थोड़ा सा हम फोकस ना इस एक्सेलरेशन पे कर लेते हैं। सभी बच्चों को पता है सर एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं भाई। एक्सेलरेशन मतलब सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। गुड। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है, रेट ऑफ चेंज इन, लेकिन इसके आगे कुछ लगा हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी वर्ड को जान जाए तो ये मेरे लिए पूरा एकदम खत्म। तो अगर देखिए मेरे पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहां रख दें। अगर हम इस पे, अभी ये क्या मोशन में है क्या? इसके पास कोई वेलोसिटी या स्पीड है? नहीं है ना। अगर हम इस पे ना फोर्स लगा के मार दिया, जैसे ही धक्का दिए ना, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण ना इसका स्पीड चेंज कर गया, इसका वेलोसिटी चेंज कर गया। एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसका स्पीड। तो यहां पे फोर्स कौन लगाया? कोई एक्स्ट्रा हम लगाए यहां पे, अभी रेहानी सर लगाया, धक्का दे दिया, अरे भाई इसमें तो प्रोड्यूस हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? ये सिर्फ एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार अच्छे से समझेंगे, मतलब मेरा फोर्स उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपना खुद का फोर्स लगाकर किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर दे, वही है भाई साहब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरा मार्कर। अभी हम इसको खुद देखें, अभी हम इसमें, अभी इसका स्पीड 0, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, लगाए तो देखिएगा जा रहा था, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा था, डिक्रीज, एक पॉइंट पे 0। अब तो यहां पे हो गया बाबू 0। अब ये फिर क्यों ये वापस आएगा? इसको क्या ऊपर से कोई धक्का दे रहा है क्या? इसको ये आने के पीछे फिर तो कोई फोर्स लगा, एक टाइम इसका स्पीड हो गया 0, अब फिर इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है। तो यहां पे अट्रैक्शन कौन कर रहा है? यहां पे कौन फोर्स लगा रहा है? यही तो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो मार्कर है धीरे धीरे काफी स्पीड से एकदम नीचे की ओर, काफी स्पीड से नीचे की ओर आ रहा। तो क्या इसका स्पीड चेंज किया कि नहीं? लेकिन जो ये स्पीड चेंज किया वो किसके कारण चेंज किया? ये जो स्पीड चेंज किया वो किसके कारण चेंज किया? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण चेंज किया? तो ग्रेविटेशन के कारण। यही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार कंप्लीट वर्ड, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक वर्ड और है ग्रेविटी। क्या होता है ये ग्रेविटी फोर्स? तो ग्रेविटी फोर्स आप एक टॉपिक्स पढ़िएगा, वेट ऑफ बॉडी। अर्थ ना किसी ऑब्जेक्ट को
अपने सेंटर की ओर, देखिए इसको खींच रहा है, और न कहीं से आप, पृथ्वी हमारा स्फेरिकल है, कहीं से आप इसको ऐसे करके भेजिए तो भी खींचेगा, इधर से करिए तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ ना किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी को ग्रेविटी फोर्स और वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 9th में शायद आप पढ़े हुएगा। मेरा मेन मोटो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की ओर ले जाना है, उसके लिए अच्छा से, चूंकि रिवीजन क्लास है तो अच्छे से स्टडी करते हुए चलते हैं। आते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ गए, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? चलिए आप लोग सोच के बताइए, अभी तो मैंने समझाया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मतलब? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण अगर किसी बॉडी में क्या हो जाए, क्या प्रोड्यूस हो जाए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। मुझे एक और कंसेप्ट समझाना है। जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी थोड़ा सा लाइट है और ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा हेवी है, यानी मतलब ये इसका मास में इसमें ज्यादा है। दोनों को हम पृथ्वी के सरफेस पे रख दें, दोनों को हम अगर एक साथ ड्रॉप करें तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? पहले आप ये डिस्कस कर लीजिए अपने माइंड में, फिर आपको पता चलेगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है ना, ये पार्टिकल के और ऑब्जेक्ट के मास से ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है बाबू। इसको ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप किसी दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाइए तो वहां पे प्लैनेट का मास कंटेन करेगा, प्लैनेट का रेडियस कंटेन करेगा, वो सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको उसके एटमॉस्फेयर से लेना देना है। जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए, ये आपका पेपर है और ये मार्कर है। हम दोनों में से अगर यहां से अगर हम दोनों को ड्रॉप करें पहले, तो नो डाउट पहले मार्कर नीचे आएगा, लेकिन हम पृथ्वी से एटमॉस्फेयर को हटा दें और तब इसको हम ड्रॉप करें ना, तो दोनों एक साथ आएगा। तो हमारा जो यहां पे अगर हम एटमॉस्फेयर हटा दिए तो मास का कोई कंसेप्ट रहा, क्योंकि इसका मास कम है और इस पे जो रेसिस्टेंस लग रहा है एयर का वो ज्यादा लग रहा है, और एयर का रेसिस्टेंस ज्यादा लगने के कारण वो धीरे धीरे इसका स्पीड क्या है आ रहा है, और इस पे एयर का रेसिस्टेंस कम लग रहा है, इसलिए तुरंत ये नीचे आ जा रहा है। तो हमारा मास हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास पे कोई डिपेंड नहीं, ऑब्जेक्ट के मास पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। और सारी चीजों को हम जानेंगे। पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। जी का मान 9.8 क्यों होता है, ये नाम हम एज्यूम करते हैं ये हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ एक कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्फेरिकल बॉडी है, और ये अर्थ का रेडियस हो गया आपका आर, ओके ना, ये हो गया सेंटर। यहां पे अर्थ का मास हो गया आपका कंप्लीट, अर्थ का मास हो गया m, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। इन सारी चीज पे हम ज्यादा टाइम देने वाले नहीं है। अब आपको पता है लेक्चर 2 में आपके लिए स्टडी कराया गया था कि हाँ भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, जहां भी दो ऑब्जेक्ट रहता है जिनके पास दो मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इन सारी चीजों को अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आप प्लीज गो टू लेक्चर 2, और जरूरत भी नहीं है आपको। फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू G m1 कंप्लीट है, m2 स्मॉल m, बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इज द वेट ऑफ बॉडी। ग्रेविटी फोर्स क्या है? बॉडी का वेट है। व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी? जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है वो होता है आपका ग्रेविटी फोर्स। तो फ्रॉम ग्रेविटी फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स? mg, किस कैपिटल m या स्मॉल m? अरे स्मॉल, ये तो m का है ना। आपको ग्रेविटी फोर्स ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो मास हम ऑब्जेक्ट का ही लेंगे ना, दोनों का LHS इक्वल है। तो RHS इक्वल हो जाएगा आपका m इंटू जी इक्वल टू GMM बाई आर स्क्वायर। m से m, g इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज, ये तीनों टर्म ना कांस्टेंट है, और ये हम कहां के लिए निकाले? कांस्टेंट तब है जब आप सरफेस में, अगर आप एक ऊंचाई पे जाते हैं, अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो नहीं है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए। 6.67 10 टू द पावर -11 केवेंडिश के द्वारा दिया गया था। लेक्चर 2 में बताया भी था आपको। ये जो कैपिटल है में मास ऑफ अर्थ है 6 × 10 टू द पावर 24 होता है। ये r से चेंज कर सकता है, लेकिन आप पृथ्वी की सतह पर कहीं रहिए तो आपका जो वैल्यू होगा, इसको सॉर्ट आउट कर ले पहले। 6.67 × 10 टू द पावर -11 मास हो गया आपका 6 × 10 टू द पावर 24 अप्रॉक्स है,
R हो गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर का होल स्क्वायर। लगभग इसको सॉल्व किया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जिसको हम लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहीं कहीं यूज कर भी लेते हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में यूज ही करते हैं सिंपल होने के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, G बराबर gm/r², ये किसी भी स्फेरिकल प्लैनेट के लिए वैलिड है। आप जुपिटर पे चले जाइए, आप मून पे चले जाइए, आप सैटर्न पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, सबका फॉर्मूला यही है। और बस चेंज क्या करने वाला है, सिर्फ सरफेस के लिए, हाइट के लिए नहीं, डेप्थ के लिए नहीं। अगर आप सरफेस पे हैं तो मून का अगर आप निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, ये जी तो भाई पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हर जगह जी का मान कांस्टेंट है, कैपिटल जी का। एम, अगर आपको सैटर्न का निकालना है तो मास ऑफ सैटर्न, रेडियस ऑफ सैटर्न। आपको नेपच्यून का निकालना है, मास ऑफ नेपच्यून, रेडियस ऑफ नेपच्यून। लेकिन अपन स्टडी अभी किस पे कर रहे हैं, अर्थ पे। अर्थ से ही लेकर हम आगे चलेंगे। ज्यादा डिस्कस, आपको चंदा मामा से बहुत ज्यादा प्यार है तो उसका भी हो जाएगा, जी का मान निकाला जाएगा। लेकिन अभी हम अर्थ के साथ है, तो अर्थ के सरफेस पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज जी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये वाला देखिए, ये हम तो इसको ऊपर फेंकते हैं, लेकिन इसको नीचे कौन खींचे, नीचे कौन अट्रैक्ट किया, अर्थ। तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस का क्या, इसका स्पीड चेंज किया कि नहीं, यही आपका जी। जी का फॉर्मूला हो गया gm/r²। अब हम अपने आते हैं टॉपिक्स 2 पे। टॉपिक्स 2 में क्या है, अगर बाबू ये तो जी चेंज होगा नहीं, कैपिटल, ये तो एम चेंज होगा नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लड़का यहां से आकर के यहां खड़ा हो जाए तो ये जो अब आर जो हमारा होगा यहां आ जाएगा। अगर आर चेंज किया, अगर हम एच हाइट पे चले गए तो हमारे जी का मान चेंज करेगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए, फिर हम आपके साथ 3 वेरिएशन लेके आएंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल ये आपके लिए है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लेगा। और हम लोग कहां पे थे, तो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग जाने हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते किसको है। तो अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक्स, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अब वेरिएशन, वेरिएशन मतलब भिन्नता। अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं कि हम 2-3 केस में 3 स्टडी करेंगे कि ये कहां कहां पे जी का मान चेंज करता है। वैसे जी का मान सिर्फ सरफेस पे ही कांस्टेंट है, अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो जी का मान चेंज कर जाएगा, नीचे भी जाएंगे तो जी का मान चेंज कर जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले हम अपने केस फर्स्ट पे। केस फर्स्ट, अगर हम चले गए हाइट पे, अगर हम एच हाइट पे चले गए तो अपन का जी का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में मुझे स्टडी करनी है। तो ये रहा हमारा सबसे पहले अर्थ, ओके, ये रहा अर्थ का सेंटर, ये इसका रहा रेडियस आपका r। यहां से ना हम एच हाइट पे यहां आ गए, कहां आ गए, यहां पे। अब जो हमारा डिस्टेंस होगा, अब हम यहां पे आ गए एच हाइट पे, ओके। अब यहां पे एम मास का एक कोई ब्लॉक है, ओके। ये पृथ्वी का रेडियस हो गया अपने, मतलब अब पृथ्वी के सरफेस से ना एच हाइट ऊपर चले गए। अब देखिए होने वाला क्या है, अगर हम यहां पे हैं तो अभी जी का मान, अगर हम सरफेस पे थे तो कितना था, अगर हम सरफेस पर रहे, फॉर सरफेस के लिए क्या लिख सकते हैं हम, जी इक्वल टू gm/r², ओके ना। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम यही बता रहे हैं आपको कि देखिए बाबू कि हम ना अब यहां नहीं है, अब हम यहां आ चुके हैं। तो यहां आ चुके हैं तो क्या ये कैपिटल जी, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बड़ा वाला एम मास ऑफ अर्थ है, ये चेंज होने वाला नहीं है। छोटा वाला हम आपको बताया भी थे कि जी का मान इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, छोटा वाला जी का मान जो है उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। अब ना ये सरफेस से छोड़ करके अब यहां एच हाइट पे आ गया, तो फॉर एच हाइट पे बताया, फॉर एच हाइट के लिए क्या हो जाएगा, ये जी एच हाइट के लिए निकाल रहे हैं।
ये हो जाएगा आपका जी वही रहेगा, एम वही कैपिटल, अब बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। मुझे जीएच निकालना है और अगर इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड कर दें 2 डिवाइड 1 तो देखते हैं क्या आता है। इधर नहीं दिख रहा आपको, इधर दिख रहा होगा, ओके ना। तो जी एच बाई जी, ये जी एच है कि एच हाइट के लिए हम जी का मान निकाल रहे हैं, ओके। ये हो गया आपका जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके, इनटू इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये जी एम नीचे, ये वाला जी एम से ये वाला जी एम कैंसिल, यानी जी एच इक्वल टू ये जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर, चाहे इसको अभी ऊपर नहीं ले जाना है, इसमें से हम ना आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच जाएगा ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ओके। नहीं ये वाला आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल, कॉमन लेना हमारा गलत है नहीं, क्योंकि फिर से सॉल्व करेंगे तो यही वाला स्टेप दे देगा। फिर से जी एच इक्वल टू लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया जी 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, दिस इज आवर आंसर। अगर हम इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज कर दें तो और मजा आ जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो ये फाइनल आंसर है, ये और भी इजी हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए मुझे बाइनोमियल में लाना है। अब आप एक मिनट देखिए, इसमें h बड़ा है आर बाबू 6400 किलोमीटर, आर का जो मान है वो बहुत ज्यादा है, हम कितना जा सकते हैं 1 किलोमीटर 2 मीटर, मतलब ऐसा है जो इस, तो यहां पे ना आर बहुत बड़ा है h से, है। अगर आर बहुत बड़ा है h से तो हम ये h का मान ना बहुत अप्रॉक्स है, तो हम यूजिंग बाइनोमियल यहां पे कर दिए, बाइनोमियल, ओके ना। अब ये वाला आपका इधर लिख सकते हैं सी एच इक्वल टू, ये तब हम यूज करेंगे जब हमारे आर का मान ना बड़ा हो और एच का मान छोटा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसी वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा अगर है कि नहीं आर बड़ा है एच से, तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये वाला आपका इधर आ जाएगा c इंटू 1, ये माइनस इधर आ गया 2h बाई आर। अब बाइनोमियल थ्योरम में ये पढ़े होगा। तो ये हमारा पहला था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फर्स्ट वाला केस था। अभी हम अपन तीनों केस पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होगा। सॉरी ये लेक्चर आपका थोड़ा सा लेट से आया, एक्चुअली मेरा तबियत बिल्कुल ठीक नहीं था, उसमें परेशान भी थे। एक दिन फेसबुक पे हम शायद लाइव भी आए थे, आप लोग से प्रॉमिस भी किए थे। देखते हैं घर में बैठे बैठे यार बड़ा हालत खराब हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। ये आपका अर्थ हो गया, ये अर्थ के सरफेस से हम यहाँ चले गए। अगर हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो जी इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर। अगर हम h हाइट पे चले गए तो बताइए अब g का मान क्या होगा? तो बस यही तो चेंज कर रहा है, r प्लस h का होल स्क्वायर। 2 में 1 से डिवाइड किया, बाकी आप खुद टैलेंटेड है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वाले केस को लेकर आपके लिए आए। तो हम आते हैं आपके लिए नेक्स्ट केस की ओर। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा माहौल बन गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम केस फर्स्ट स्टडी कर रहे थे कि अगर हम h हाइट पे चले जाए तो क्या होने वाला। अब हम केस सेकंड में आ रहे हैं कि अगर हम पृथ्वी की सरफेस से डी डेप्थ में चले जाए, कहां चले जाए? केस सेकंड। उसके बाद बाबू बहुत प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, मजा आ जाएगा। डेप्थ के लिए, कहां के लिए? डेप्थ के लिए। देखिए ये हमारा ना एक्चुअली मेरा ये अर्थ है राइटिंग के बारे में। सुभान अल्लाह, आप लोगों को बहुत बढ़िया वाला सर्टिफिकेट दिया, याद है ना? कौन वाला? सर कथी लिखे हुए हैं पता नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी का सेंटर, ये टोटल पृथ्वी का रेडियस होगा आपका r, ओके ना? तो फोटो खराब भी है। अब ना हम मूव करते 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 यहां आ गए। m मास का ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया हूं। ये आपका m मास का एक ऑब्जेक्ट है। टोटल हमारा जो अर्थ का मास है वो कैपिटल M है। तो अब आप बताइए जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? टोटल तो r था, ये d और नीचे आ गया। अब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या r माइनस टी नहीं होने वाला है? टोटल r में से ये d घटा देंगे, r माइनस टी। बड़ा ही प्यारा केस है, देखिएगा एकदम अलग मजा आने वाला है। यहां m कर लेते हैं, यहां एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम?
तो हम लोग पहले से जानते हैं अगर हम सरफेस पे होते तो फ्रॉम नहीं लिखते हैं एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम सरफेस पे होते तो बाबू G इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। ओके ना, इसको इक्वेशन कर लिया फर्स्ट। G यूनिवर्सल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम इसमें डी डेप्थ में नीचे चले गए, हम एक नया कंसेप्ट लगाते हैं, h वाला हाइट के लिए पढ़ ही लिए हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपने अर्थ का मास निकाल लें और मास का मान यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो मजा आ जाएगा। तो आते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूं, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। हमारा जो अर्थ का मास हो जाएगा वो रो डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है, लगभग स्फेरिकल है, और किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किस समय का सीन है? ये उस समय का सीन है जब आप सरफेस पे थे। हम ऐसा नहीं बोल रहे अभी डी डेप्थ पे आ गए, हम आगे जाएंगे। पुटिंग m इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके ना, अब m का मान हम किसमें डाल रहे हैं? फर्स्ट में। तो हो जाएगा आपका G इक्वल टू GM बाई, इस आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिएगा सॉरी m का तो मान यहां पर पुट करना है G, और m का मान है आपका रो इंटू 4/3 नीचे पाई आर क्यूब, m नीचे ऑलरेडी आर स्क्वायर है, ये वाला 2 वाला आर से ये 2 आर कैंसिल, तो G इक्वल टू 4/3 G रो पाई आर। ये कहां का है? ये भाई साहब जब हम सरफेस पे थे उस समय का। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि चलिए हम यहां आ गए डी डेप्थ में और नीचे आ गए, तो क्या ये 4/3 चेंज करेगा? चेंज करेगा? क्या ये G चेंज करेगा? G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या वो रो चेंज करेगा? नहीं। क्या ये पाई चेंज करेगा? चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ R चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? R। व्हेन बॉडी मूव इन डी डेप्थ, अगर हम डी डेप्थ में आ गए तो बताइए ZD इक्वल टू 4/3 G रो पाई, और इस R की जगह हम R माइनस डी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन कर लिया थर्ड, फिर से थर्ड में 2 को डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो थर्ड डिवाइड 2। ओके, ZD बाई G इक्वल टू 4/3 G रो पाई R माइनस डी बाई, फिर से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4/3 G रो पाई R, ये सारा से ये टोटल कैंसिल, तो बच गया हमारा ZD इक्वल टू G R माइनस डी बाई R। हम इसको बड़ा प्यारा सा इक्वेशन लिख सकते हैं, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यहां आते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपका ZD इक्वल टू G, इसमें से अपन R कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 माइनस डी बाई R, ओके, बाई R, ये वाला R से वाला R, तो ZD इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाई R। आप देखिए कितना सिंपल है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कहां पे थे और कहां चले गए। अगर एक बॉडी ना 500 मीटर नीचे चला गया तो G का मान 9.8, इस D की जगह सिर्फ 500 रखेंगे, और यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 600 मीटर नीचे चला गया। कितना सिंपल इक्वेशन बन गया, आप इसको सोचिए। अभी हम बोले भी हैं इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आएंगे, लेकिन एक केस अभी मुझे और स्टडी करानी है। अभी हम इक्वेटर और पोल पे जाने वाले हैं, तब जाकर के क्या होगा समझ रहे हैं आप लोग की बेताबी यार, सामने सामने होना और अलग अलग होना नहीं, वो तुम हमसे जुदा होकर, हमको तो मतलब बॉलीवुड का एक लाइन नहीं आता यार, हम क्या करें, मर जाए, मरना नहीं है इन सारी चीज को। अभी इतना जल्दी जाने वाले नहीं है आपको, लेकिन पढ़ा कर ही दम लेंगे अंतिम सांस तक। आप इस पे आइए, फिर हम आते हैं तीसरे केस की ओर, हट जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी केस की ओर, जो मेरा लास्ट केस होगा, वो वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, या ऐसा बोल लीजिए वेरिएशन ऑफ G एट इक्वेटर एंड पोल। अभी इक्वेटर और पोल पे वेरिएशन हुई है। मेरा लास्ट केस थर्ड होगा, केस थर्ड, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये, तो और सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। अभी जो हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था उससे आज ये थोड़ा सा अलग होगा, इसमें कंसेप्ट भी अलग होगा। हम सोच रहे थे इसको नए तरीके से आपको हम डील करें।
ये मेरा होगा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, या एट इक्वेटर और पोल पर भी हम इसको लिख सकते हैं, इक्वेटर और पोल। देखिए हमारा जो अर्थ है ना वो स्पिन कर रहा है एकदम ऐसे अब हमारा जो अर्थ स्पिन कर रहा है तो उसमें कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जैसे आप ये देखिएगा, ये फोटो आप ध्यान दीजिएगा, ये ना हमारा अर्थ है, ओके, और हमारा अर्थ इस पे ओमेगा ऐसे 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 रोटेट कर रहा है 24 आवर में, आपको पता भी है एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि अगर अपन ना, ये पृथ्वी का सेंटर है, अगर हम यहां हैं तो यहां है तो अर्थ हमको अपने सेंटर की ओर खींचेगा, ये रेडियस हो गया आर, इधर हमारा mg फोर्स लग रहा है तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण हमारा इधर भी तो फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे ऐसे कोई रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट करेगा कि नहीं? तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होता है mv² r। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं, हम इसको समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर r² बाई r, v बराबर ओमेगा इंटू r, ये r से r कैंसिल, यानी यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है mg सेंटर की ओर। आपको पता भी है कि जो ट्रू वेट ऑफ द बॉडी होता है या वेट ऑफ द बॉडी होता है, हर एक बॉडी को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स अभी अगर हम यहां हैं तो ये हुआ हमारा सर्कुलर पाथ, ओके ना, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बराबर। अगर हम अभी यहां आ जाए तो मेरे लिए रेडियस ये होगा, अगर हम अभी यहां आ जाए तो मेरे लिए रेडियस ये होगा, लेकिन यहां भी होंगे तो भी हमारा जो सेंटर है पृथ्वी, वो हमको तो सेंटर क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम यहां आ गए तो मेरा खुद का सेंटर ये होगा और मेरा रेडियस ये होगा, और ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये मेरा मास है, और ओमेगा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा। क्या होता है, ये तो अभी फिर मिटाने वाले हैं, ओमेगा बराबर 2π/t होता है, 2π और t 24 आवर इंटू 36। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हमारा जो ओमेगा का मान होगा ना वो कितना स्मॉल होने वाला है, यानी कि ठीक है हमारा जो z होगा वो यहां भी डिक्रीज करने वाला है। जो हमारा z रिजल्टेंट z होगा, g इफेक्टिव z होगा, जो मेरा z नेट होगा, g डैश होगा, वो पक्का ना सरफेस ऑफ g से कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर लग रहा है mg और इधर लग रहा है आपका m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इधर आपका क्या लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। आप देखिए ये जो r है ये आपका ओमेगा का वैल्यू कितना स्मॉल है, बाय 2π/t, और t का मान जो t का जो मान होगा वो 24 इंटू 36 24 आवर, उसको सेकंड में लाएंगे तो यहां भी मेरा z डैश ना डिक्रीज करेगा। अब चलिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर हम यहां हैं तो मेरे लिए सर्कुलर पाथ ये डिंग 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 ऐसे, अगर हम यहां हैं तो मेरे लिए सर्कुलर पाथ कहां है, ये। अभी हम फिर से एक फ्रेश फोटो पे आएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार और हटाकर एक नया फोटो आते हैं, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि जगह का बहुत काम आने वाला है। चलिए देखिए, ये रहा बाबू हमारा प्यारा सा अर्थ, ओके। ये हो गया हमारा एक्सिस, पृथ्वी रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर। अगर कोई बॉडी ना m मास का यहां पर आ गया, आप देखिए आपको गौर करना है, अगर m मास का इधर आ गया तो क्या इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो mg तो लगेगा ही, और इसके लिए तो ये सेंटर ये हो गया, ये आपका रेडियस r है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसके लिए बाबू हो गया आपका ये रेडियस। फोटो थोड़ा सा गंदा बनता है आई नो, और इसके लिए अगर यहाँ पे होता तो रेडियस ये होता। देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। इधर लग रहा है आपका सेंटर की ओर mc, इधर लगेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और हमारा रेडियस, हमारा यहाँ पे रेडियस क्या है, r है, स्मॉल r। अब जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है डायरेक्ट लिख दें mv²/r, mv²/r, डायरेक्ट अपन सॉल्व करके लिखेंगे। mv की जगह पर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर,
m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, इधर लग रहा है, देखिएगा इधर लगा आपका m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इधर हमारा mc। इस फोटो को हम फिर से ड्रा कर लें। इधर हो गया हमारा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इधर के डायरेक्शन में आपका mc। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा कि नहीं? अब आप सोच रहे हैं कि जनरली देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इधर भी हमारा आ सकता है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? अगर ये बड़ा होता तो आप तो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गए। ये बहुत छोटा है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत छोटा है, इसीलिए हालांकि आप बनाने के लिए ऐसा बना सकते थे, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर होगा? हमारा रिजल्टेंट फोर्स एकदम इधर की ओर, एकदम किसकी ओर झुका होगा? क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कौन है? तो कहां पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है? mc ना, क्योंकि ये तो बहुत कम है ना भाई। यहां का रेडियस देख लीजिए, ये रेडियस अर्थ का रेडियस है, लेकिन जो हम यहां पे खुद का रेडियस, और ये जो ओमेगा है 2 पाई बाई टी, अरे वो बहुत स्मॉल है। 2 पाई बाई 24 इंटू अरे ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी के जगह पर 2 पाई बाई 24 इंटू 3600। तो हमारा रिजल्टेंट किधर होगा? इधर। अब देखिएगा ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसी चीज को हम बोले कि ये झुकेगा इधर, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। ये जो एंगल हो गया 180 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब हम आते हैं, तो आप याद कीजिए रिजल्टेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर याद होगा, उसमें हम लोग यूज करते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट यूज करेंगे mz डैश, ओके ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू mz डैश इक्वल टू रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा टाइम बचने के लिए वैसे कर रहे हैं। अब हम इसमें से mz डैश इक्वल टू और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर m स्क्वायर सब में m स्क्वायर है, अच्छा रहने देते हैं अभी। ये लिख सकते हैं m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 r स्क्वायर माइनस 2m इंटू m स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आपका g ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos थीटा, ओके ना। ये भाई साहब सब में से, अच्छा एक स्टेप और आपके लिए कर लें, mz डैश इक्वल टू, g डैश मतलब g इफेक्टिव नेट g, ओके ना। m स्क्वायर बाहर निकलेगा, कॉमन ले लेंगे m बाहर, तो रूट अंडर g स्क्वायर प्लस m का ओमेगा का पावर 4 r स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, सॉरी m तो गया बाहर, 2g ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ओके ना। अब आप देखिए ये वाला m से कंसेप्ट देखिए हमारा, हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा ओमेगा है ना बाबू, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, ऊपर से ये ओमेगा का पावर 4, एक्चुअली ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, 2 पाई अब बाई टी का मान हम कितना लिख रहे हैं 24 इंटू 3600, या इसका भी होल पावर 4। बाप रे, अब सोचिए आप ओमेगा का पावर 4, ये ऑलमोस्ट जीरो है कि नहीं? तो इस वाले स्टेप को अपन कैंसिल कर, जीरो है, 0 इंटू आर स्क्वायर, जीरो, लगभग जीरो। अरे ओमेगा का हमारा जो ओमेगा का मान है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि ओमेगा का मान, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। तो जब ओमेगा का मान बहुत ही स्मॉल है तो इस वाले ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये वाला स्टेप कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, तो z डैश इक्वल टू नेट g इक्वल टू आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, g स्क्वायर ये गया माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos थीटा। अब ये हो गया। अब इसमें से अगर हम g को कॉमन लेकर रूट से बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा बाई g।
चेक कर लीजिएगा। अरे इसमें क्या है, जी स्क्वायर फिर से अंदर आ जाएगा और ये वाला जी स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी, इसका हम रूट से खत्म कर दें तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बाय जी का पावर अपन 1/2 लिख सकता है, ठीक है। फिर से हम लिख सकते हैं अब यूजिंग बाइनोमियल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, यूजिंग बाइनोमियल जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इनटू 1/2 यहां आ जाए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बाय जी, ओके ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बाय जी। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी इनटू ये हो जाएगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बाय जी, ये वाला चीज ये वाला चीज। अब इस r का मान देखिए, r की जगह पे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं इंस्टेंट cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपका r है, हाइपोटेनस कैपिटल R है, तो r इक्वल टू r cos थीटा, r इक्वल टू r cos थीटा, यहां दिख रहा है। चलिए तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r cos थीटा, जगह की प्रॉब्लम, कहां क्लियर किया जाए ताकि जगह बन जाए, बिकॉज एक बार और समझाना है। देखिएगा यही दिखाते हैं, अब वहां पे डालेंगे जी डैश इक्वल टू, ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और r का वैल्यू अभी निकला आपका r cos थीटा, ऑलरेडी यहां पे पहले से cos थीटा है इनटू cos थीटा, मतलब हमारा जी डैश इक्वल टू आ गया फाइनल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा, ओके ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम चलेंगे इक्वेटर पे भी, पोल पे भी, लेकिन एक बार फिर से m मास का एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे m मास का एक ऑब्जेक्ट है, चूंकि हमारा पृथ्वी ढन स्पिन कर रहा है, तो अपन घूमने के कारण पृथ्वी से सारे से बाहर निकलकर फेंका जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा हमारे पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है इधर, ये मैक्सिमम है, ये तो एकदम थोड़ा सा है, लेना पड़ेगा। तो इधर देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इधर लग रहा है आपका ये mc, पृथ्वी अपने सेंटर की ओर m मास, तो इधर लग गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सॉल्व करके मैंने यहां लिखा m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, बिकॉज़ मेरा रेडियस ये है, हम यहां पे हैं तो मेरा रेडियस ये है, हम यहां पे हैं तो मेरा रेडियस ये होगा, हम यहां पे होंगे तो मेरा रेडियस ये होगा, ओके ना। तो हम यहां पे हैं, तो इधर से लग रहा है mc, इधर से लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, हमारा रिजल्टिंग फोर्स mc डैश है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना है mc डैश है, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू mc डैश इक्वल टू, और ये मेरा जो रिजल्टेंट होगा उसका इधर होगा, बिकॉज़ ये ज्यादा है, ओके ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस कर ले, m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m, ये सब कुछ सॉल्व करके, और इस वाले स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। ये ना हमारा जो ओमेगा है 2π/t वो बहुत ही स्मॉल है, बड़ा ही छोटा है, तो छोटा होने के कारण ये ओमेगा ऊपर से ये 4 टाइम्स ओमेगा का पावर 4, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए इस स्टेप को कैंसिल कर दिए। यहां से सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें से g कॉमन ले लिए, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर से बाइनोमियल का यूज किया, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो ये 1/2 इसके साथ आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, इसमें से फिर आपका जी से मल्टीप्लाई कर दिए, cos थीटा का मान निकालिए, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, cos थीटा का मान यहां पे रखें, हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम थोड़ा सा हटाने वाले हैं, फोटो तो नहीं, कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, बिकॉज कुछ पार्ट्स को हम हटाएंगे। अब देखिएगा हम ये बोल रहे हैं, मुझे बताना है, आप बताइए आप इक्वेटर पे चले गए या पोल पे चले गए। अगर एट इक्वेटर, ये मेरा इक्वेटर है और ये हमारा ना पोल है, तो अगर हम किस पे चले जाएं एट इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पे आ गए तो हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। इक्वेटर पे थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो हमारे जो जी डैश का मान होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इनटू cos 0। cos 0 कितना होता है बाबू? cos 0, अरे cos 0 1, तो हमारा जी डैश का जो मान हो गया आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। लेकिन बाबू अगर आप पोल पे जाते हैं एट पोल,
तो हमारे जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे पहुंच गए। तो हमारा z डैश इक्वल टू z माइनस ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर cos 90 0, ये वाला पूरा स्टेप हो जाएगा माइनस 0, यानी g डैश इक्वल टू z। देखिए हमारे जो एक पोल पे है z डैश इक्वल टू z, यानी वही मान होगा जो g पे होगा, यानी जो हमारे सरफेस होगा 9.8 होगा, और जो हमारे इक्वेटर पे होगा g में से भी कुछ घटाना है। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाता है कि बताइए इक्वेटर पे ज्यादा जी का मान होता है कि पोल पे, नो डाउट किस पे ज्यादा होगा, पोल पे, क्योंकि पोल पे जी 9.8 है, और इसमें से 9.8 से में से भी आपको कुछ वैल्यू को हटाना पड़ेगा। बताइएगा ये एक नया तरीका था, आपके ऑफलाइन क्लास से कुछ अलग था, डिफरेंट था, कैसा आपको लगा? आप इसको बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वो जो क्लास का तरीका था वो भी बढ़िया था, ये तरीका है, और भी बुक्स में डिफरेंट तरीके से मैंने सोचा कुछ आज नया किया जाए, इसलिए आपके सामने ये वाला मेथड लेके आया, और आप करिए, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चूंकि मुझे प्रैक्टिस कराना है। वीडियो इतना लंबा बन गया हो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डिटेल में देना है, क्योंकि ये बहुत अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z एट द बॉटम ऑफ c 7 किलोमीटर डेप्थ। बोल रहा है कि बताइए z का मान क्या होगा एट द बॉटम ऑफ c 7 किलोमीटर डेप्थ। d का जो वैल्यू वो 7 किलोमीटर। तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो z वाला फॉर्मूला लेगा वो कौन सा लेगा? क्या इस हाइट के लिए लेगा? नहीं, इस वाला हाइट के लिए नहीं, डेप्थ के लिए लेगा। तो हम आराम से अभी जानते हैं zd ही तो निकालना है, z इंटू 1 माइनस डी बाई आर। हो तो गया। ये सरफेस में 9.8, किलोमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, नीचे भी हम किलोमीटर ही यूज करेंगे। 1 माइनस डी के जो ऊपर 7 बाई 6400 किलोमीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 9.79 जीडी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो फिर हम आते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। बोलता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बोलता है कि हम अर्थ के सरफेस से कितना नीचे चले जाए, डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। मुझे निकालना है डी, जिसमें 1% हमारा क्या हो गया है, मुझे डी फाइंड करना है। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, देखिए डी निकालना है, डेप्थ वाला पक्का कंसेप्ट लेगा। तो मुझे पता है ZD इक्वल टू, अभी आप जस्ट ये आपका केस फर्स्ट हो गया आपका हाइट के लिए, और केस सेकंड है डेप्थ के लिए। ZD इक्वल टू Z इंटू 1 माइनस डी बाई आर। बाबू बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ZD बाई Z लिख सकते हैं इसको 1 माइनस डी बाई आर, और ZD बाई Z जो है, चूंकि यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, ZD बाई Z आपका 1% है ना, 1%। तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। तो ZD बाई Z की जगह पर 1/100 लिख दें। इस वाले वैल्यू को यहां पे पुट करना है, तो ZD बाई Z की जगह पे डायरेक्ट डालते हैं 1/100 इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। मुझे डी ही निकालना है, ये हो जाएगा आपका 1/100 इज इक्वल टू 1 माइनस डी। तो पता नहीं है, लेकिन आर पता है मुझे। देख लीजिए आर का वैल्यू है आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, तो 1 को इधर ला दिए, तो हो जाएगा 1/100 माइनस 1 इक्वल टू माइनस डी बाई 6. इसके ये बड़ा ही इजी है यार, हो गया। तो हो जाएगा माइनस 99/100 इज इक्वल टू माइनस डी बाई 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। माइनस माइनस कैंसिल, मुझे चाहिए डी, तो डी इक्वल टू 99 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 बाई 100। ओके ना। अगर आप इसको 99 इंटू 6.4 में मल्टीप्लाई करते हो तो 6.336 इंटू 10 टू पावर 6.336 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपका, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल फील्ड लेके आएंगे, और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सॉरी कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, बिकॉज तबियत भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था। एंड थैंक यू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। सॉरी, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।